नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अवैध धर्मांतरण केस में जांच तेज कर दी गई है। यूपी एटीएस की टीम मामले की जांच कर रही है। जांच में खुल रही है साजिश की परतें। फंडिंग मामले की हो रही जांच। लखनऊ, नोएडा में एटीएस की जांच लगातार जारी है। बुलंदशहर, रायबरेली में भी धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं। आईडीसी के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। अलग अलग राज्यों के करीब 100 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। दस्तावेज में सभी के असली नाम और पता दर्ज हैं। तो जो दस्तावेज सामने आया है उसमें सभी के असली नाम और पता दर्ज है। आईडीसी के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तित किया गया। अलग अलग राज्यों के करीब 100 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। दस्तावेज में सभी के असली नाम और पता दर्ज है। अवैध धर्मांतरण केस में जांच अब तेज कर दी गई है। यूपी एटीएस की टीम मामले की जांच कर रही है और जांच पड़ताल में ये पाया गया है कि आईडीसी ने कई सारे लोगों का धर्म परिवर्तित कराया था। तो आईडीसी के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। अलग अलग राज्यों के करीब 100 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। दस्तावेज में सभी के असली नाम और पता दर्ज है। अवैध धर्मांतरण केस में जांच तेज कर दी गई है। यूपी एटीएस की टीम मामले की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, जांच में खुल रही है साजिश की परतें। फंडिंग मामले की जांच हो रही है। पूरा मामला क्या है फंडिंग का, इसको लेकर भी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंग्लैंड, पोलैंड और सिंगापुर से फंडिंग हो रही थी। तो अलग अलग राज्यों के करीब 100 लोग ने धर्म परिवर्तन किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। रमन गुप्ता हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही रोहित मिश्रा हमारे संवाददाता रायबरेली से भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन बुलंदशहर से भी हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल लखनऊ की तरफ होगा। बहुत बड़ा सवाल यही है नीलेश कि आखिर पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में ये चीज चल रही थी। धर्म बदलने का मामला लगातार देखा जा रहा था, लेकिन कानों कान इसकी भनक किसी को नहीं लगी। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सवाल उठता है कि इस्लामिक दावा सेंटर की तरफ से लगातार लोगों को गुमराह करके पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराने की एक बड़ी और स्तर पर प्रक्रिया चलाई जा रही थी। इस्लामिक दावा सेंटर की तरफ से ये टारगेट रखा गया था कि प्रत्येक वर्ष करीब 250 से 300 लोगों को धर्म परिवर्तन कराना है। तो उसका खुलासा यूपी एटीएस ने किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उमर गौतम और जहांगीर। उमर गौतम की अगर हम बात करें तो उमर गौतम इस पूरे मामले का सरगना बताया जा रहा है। यूपी एटीएस लगातार जब इनसे पूछताछ कर रही है तो कहीं ना कहीं तमाम और परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। कल की बात करें तो कल एटीएस ने देर शाम जब इससे पूछताछ की तो एक और अहम खुलासा हुआ है कि लखनऊ से संचालित अल हसन वेलफेयर एंड फाउंडेशन संस्था का उपाध्यक्ष भी उमर गौतम पाया गया है। अब वो संस्था भी एटीएस के जांच के घेरे में है। 7 मेंबर अब एटीएस के रडार पर चढ़ गए हैं। उमर गौतम उस संस्था का उपाध्यक्ष है जो लखनऊ के रहमान खेड़ा, जो कि मलिहाबाद क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर 9000 स्क्वायर मीटर में एक जमीन खरीदकर 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का दावा कर रहा है, जो कि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना बड़ा स्कूल अगर संचालित हो रहा है और इतनी बड़ी जमीन की खरीद फरोख्त की गई तो क्या जिला प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? दूसरा अहम और खुलासा हुआ है कि इसी संस्था से जुड़ा हुआ एक स्कूल जो कि गर्ल्स कॉलेज है वो हरदोई के रसूलपुर में संचालित हो रहा है। तो ये दोनों संस्था जो है जांच के घेरे में है। एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है क्या इन जगहों से भी बच्चों को या महिलाओं को बरगलाकर फुसलाकर पैसे का लालच देकर इन जगहों से भी धर्मांतरण कराने का कोई मामला प्रकाश में आ सकता है। दूसरी अगर हम लखनऊ से जुड़ी हुई अहम बात करें तो 2 महिलाओं का नाम भी सामने आया है। एक महिला
तेलीबाग की निवासी बताई जा रही है, तो दूसरी अलीगढ़। जो दस्तावेज न्यूज़ वन इंडिया के हाथ लगे हैं, करीब 100 लोगों के दस्तावेज हैं जिसमें उनकी पूरी डिटेल है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। अभी नीलेश, कानपुर से हमारे संवाददाता रमन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। रमन, जब धर्मांतरण का मामला सामने आया तो कानपुर से एक मामला सामने आया था जहां आदित्य गुप्ता नाम का एक जो युवक है उसका भी धर्म बदला गया है। जबरदस्ती प्रलोभन देकर, लालच देकर उसका धर्म बदला गया। उसके परिजनों का यह कहना था कि घर पर 5 बार नमाज पढ़ता रहता था, छुप छुप कर पढ़ता था। तो क्या और कोई मामला अभी तक सामने आया है इसके अलावा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, आदित्य के खुलासे के बाद आदित्य के संपर्क में जो बच्चे थे, अभी यूपी एटीएस उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लगातार उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जो विदेशी फंडिंग की बात लगातार सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं उमर ने ये बात अपने एक वीडियो में जाहिर किया था कि वो इस पूरे घटनाक्रम के पहले वो कई बार इंग्लैंड जाता था। तो जो विदेशी फंडिंग की बात है वो खुद उमर गौतम ने अपने मुंह से कही थी। 7,000 रुपए उसके अकाउंट में आए थे। यहाँ पर जो आदित्य गुप्ता को जो है धर्मांतरण कराया गया था, उसके अकाउंट में 7,000 रुपए आए थे, ऐसा उसकी मां का कहना है। उमर के ही बहकावे के बाद आदित्य धर्मांतरण की ओर बढ़ा था। अब आदित्य के संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं, इसकी पूरी जांच कर रही है यूपी एटीएस। यहाँ की पुलिस लगातार ऐसे लोगों को, जो लोग उसके संपर्क में आए थे, उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। और एक महिला का भी नाम सामने आ रहा है। फिलहाल वो अभी नोएडा में है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन उसके भी संपर्क में कहीं ना कहीं वो भी उमर के इस पूरे गिरोह के संपर्क में थी। तो लगातार जो धर्मांतरण के मामले हैं वो कहीं ना कहीं पर खुलते जा रहे हैं। बिल्कुल, और कई सारे ऐसे मुखबिर स्कूल हैं जहां पर बच्चों का धर्मांतरण किया गया है। इसके बारे में भी खुलासे हो रहे हैं। बुलंदशहर से हमारे साथ अशोक कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक, आप बताएं, जानकारी दें कि बुलंदशहर में अभी तक कितने मामले सामने आए हैं धर्मांतरण के? बिल्कुल, आपको बता दूं तो एक मामला देर शाम को एक मामला निकल कर आया। 8 साल पहले एक नवीन नाम का युवक ऊर्जानगर में एक पोल्ट्री में काम करता था, जिसमें एक मुस्लिम लोगों के संपर्क में आने के बाद में उसको प्रमोशन दिया गया, लोभ दिया गया, जिसके चलते वो हिंदू से मुसलमान बना। तमाम जितने भी दस्तावेज उसके खंगाले जा रहे हैं। जिसका सर्टिफिकेट मिला है, इसी लास्ट मंथ के ही इसका सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। अब देखना होगा, पुलिस को भनक मिलते ही ऊर्जानगर के इंस्पेक्टर के घर के पास पहुंचे हैं। परिवार को उसके दस्तावेज खंगाले गए हैं। नवीन नाम का युवक था, ये अरनिया थाना क्षेत्र में इसका गांव रहता है, जिसके 5 से 6 महीने पहले एक मुस्लिम लड़की के साथ में शादी हुई है। और शादी होने के बाद में इस पूरी मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब देखना यह होगा, जो उसने बताया कि मैं पोल्ट्री में काम करता था, मुस्लिम लोग मुझे लोभ देते थे, मुझे मुस्लिम के नवाज के बारे में, तमाम चीज के बारे में मुझे बताते थे, जिसके चलते मुझे प्रमोशन दिया गया, लाभ मुझे लोभ दिया गया, जिसके चलते मैंने धर्मांतरण किया। एक सुराग उन्होंने ये बताया कि दिल्ली से एक अशोक, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अलग अलग वजहों से लोगों को पहले तो गुमराह कर देते हैं और फिर उनका धर्म बदल देते हैं। बुलंदशहर में लगभग कहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं धर्मांतरण के, बताएं विस्तार से। आपको बता दूं, बुलंदशहर में 2 मामले सामने आ रहे हैं। एक मामले की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बारीकी तरह से छानबीन करी जा रही है, क्योंकि उसका कभी अहम सुराग नहीं मिला है। जो पहला मामला है उसका बिल्कुल क्लियर मामला निकल के आया है। 8 साल पहले उसका धर्म परिवर्तन हुआ था। जो अभी हाल ही एक मामला ऊर्जानगर था, दूसरा कोतवाली नगर से निकल कर आया है, जिसकी पुलिस के परिवार वालों ने उसको पुलिस को शिकायत करी तो वो छुपके नमाज पढ़ता था। नमाज पढ़ने के बाद उसको बना कोई परिवार वालों ने उसको इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा, परंतु जो पुलिस की तरफ से बयान आया है, पुलिस ने क्या कि इस तरह के कोई भी धर्मांतरण का मामला सामने नहीं आया, परंतु फिलहाल परिवार वालों ने कहते हुए बयान दिए हैं। बयान के आधार पर पुलिस उसमें छानबीन करी जा रही है। एसएसपी खुद उसमें वॉलंटियर करें, एक स्पेशल उसमें टीम लगाई गई है। टीम का आधार पर निकल कर आएगा क्या तो वो लड़का किसके संपर्क में था या किससे वो बात करता था, तमाम किसी पहलू पर जांच की जा रही है। परंतु सवाल वही है, जिस तरह के उत्तर प्रदेश में लगातार एटीएस छापेमारी करिए, 1000 से ज्यादा लोगों को धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। अभी लखनऊ अध्यक्ष सहयोगी हमारे बता रहे थे, पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। फिलहाल बुलंदशहर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। जिस तरह की धर्म परिवर्तन हुआ, 8 साल पहले परिवर्तन हुआ, क्यों भनक नहीं पड़ी, तमाम पहलू पर जांच की जा रही है। इसमें एक सीओ, 2 इंस्पेक्टर, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी अभी।
अशोक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, नीलेश भी हमारे साथ क्योंकि लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि विदेशों से भी फंडिंग हो रही थी इस चीज की, तो क्या जानकारी मिल रही है? विदेशों से फंडिंग हो रही थी, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों नहीं एक्टिव थे? ये भी सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अगर विदेशों से फंडिंग हो रही थी तो इस बारे में सबसे पहले जानकारी इंटेलिजेंस को निकालना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उमर के 2 वीडियो एटीएस के हाथ लगे हैं, उसमें साफ तौर पे उमर ये कहता हुआ देखा गया है कि वो दर्जनों बार विदेशों की यात्रा कर चुका है, चाहे वो इंग्लैंड हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, पोलैंड हो या फिर म्यांमार हो। इन तमाम जगहों पर जाकर वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहा था। और उसके अलावा शुरुआती जांच में ये भी सामने आ रहा है कि आईएसआई से उमर गौतम के तार जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। तो पूरे मामले पर एनआईए भी अपनी नजरें बनाए हुआ है। जरूरत पड़ने पर एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच करेगा। उसके अलावा हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 100 लोगों का दस्तावेज न्यूज़ वन इंडिया के पास मौजूद है। उसमें 100 लोगों की पूरी आइडेंटिटी है कि वो धर्मांतरण से पहले उनका पूरा नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, उनकी जाति क्या थी, वो कौन से धर्म के थे, कहाँ रहते थे, उनका मोबाइल नंबर क्या था। उन तमाम चीजों की जानकारी न्यूज़ वन इंडिया के पास मौजूद है। तो उन दस्तावेजों को अगर देखा जाए तो उन दस्तावेजों में सबसे अहम जो भूमिका नजर आ रही है वो जहांगीर की है, क्योंकि जहांगीर ऐसे लोगों का जो दस्तावेज है वो तैयार करता था, फर्जी तरीके से उनको दस्तावेज तैयार करके इस्लाम धर्म में पहुंचा देता था। तो कहीं ना कहीं उमर और जहांगीर की भूमिका काफी संदिग्ध है और लगातार एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों की बात करें, चाहे हम कानपुर की बात करें या रायबरेली की बात करें, लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, वाराणसी की बात करें, इन तमाम जगहों से लोगों को धर्म में दूसरे धर्म में परिवर्तन कराया गया और तरीके से धर्म परिवर्तन हुआ। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मामले में जो भी जुड़ा हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर गैंगस्टर और जो है एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। रमन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। रमन, फिलहाल कानपुर में पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या कोई टीमें अभी तक बनाई गई हैं ताकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल किया जाए और फौरन ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि और भी ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें जॉब का लालच दिया गया है, जिन्हें आर्थिक तौर पर कुछ और लालच दिया गया है, जिनके बारे में पता चला है अभी तक? जी बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर कानपुर ने इस पूरे मामले में करीबन 6 टीमें बनाई हैं। जो भी आदित्य के संपर्क में थे या जो भी सीधे वहां दिल्ली से जिनके तार जुड़े हुए थे, जो लोग आदित्य के माध्यम से संपर्क में आए थे, अब उनकी लगातार जांच की जा रही है और खंगाला जा रहा है कि आखिरकार उनको कौन सा लालच दिया गया। क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया ने पहले ही बताया था कि ये बच्चे, महिलाओं और जो मुख्य छात्र हैं जो बोल नहीं पाते उनको ही अपना निशाना बनाते थे और सोशल मीडिया के माध्यम से वो जुड़ते थे। कहीं ना कहीं जिस तरह से आदित्य का मामला सामने आया, वो घर पर ही 5 टाइम की नमाज पढ़ता था। न्यूज़ वन इंडिया के पास उसका एक वीडियो भी है जिसमें साफ तौर पर कहता हुआ दिख रहा है कि इस धर्म को, ये धर्म सबसे बड़ा धर्म है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से माइंड वॉश किया जाता था, पैसे की लालच दी जाती थी, नौकरी की लालच दी जाती थी। रोहित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी रमन। रोहित मिश्रा रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, रायबरेली में अभी तक कितने केसेस सामने आए हैं धर्मांतरण के? जी बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में कल एक मामला सामने आया है जिसपे एक मोहम्मद गब्बार नाम का शख्स है जो अपने आप को जो है बउआ लोध बन के एक विधवा महिला से उसको प्यार के जाल में फंसाता और उसके साथ विवाह कर लेता है और विवाह बकायदा मंदिर में ले जाके, मनसा देवी मंदिर रायबरेली शहर में, वहां पे ले जाके विवाह करता है। जब इसकी पोल खुलती है, जब पीड़िता को इसके विषय में जानकारी मिलती है तो आरोपी युवक जो है पीड़िता को लगातार परेशान करने लगता है और टॉर्चर करने लगता है। यह नहीं उसके ज्वेलरी भी उसको बेच देता है, जिसके आज ही जाकर पीड़िता जो है आरएसएस के लोगों का सहारा लेती है और उसके साथ थाने पहुंचती है। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो रायबरेली के लालगंज थाने में पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन जिस हिसाब से धर्म बदल कर प्यार के झांसे में एक विधवा को फंसाया गया और उसके बाद उससे जो है विवाह किया गया, उसके बाद जब पोल खुलती है तो तब पता चलता है कि नहीं वो मोहम्मद गब्बर है, ना कि बउआ लोधी है। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका दिखाई पड़ रही है और पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की बात जरूर कह रही है। तो रायबरेली से अभी एक मामला सामने आया है कि किस तरह से धर्म परिवर्तन करा के जो है उसको विवाह किया गया, पहले शादी का झांसा दिया गया, उसके बाद शादी के झांसा करने के बाद जब बात खुल के आई तो फिर जो पीड़िता है किसी तरह एडजस्ट करने की बात कहती है, लेकिन आरोपी युवक जो है उसको लगातार प्रताड़ित करता रहता है। जब आज ही जा जाती है पीड़िता तत्काल वो थाने आरएसएस के जो है साथियों के साथ में थाने पहुंचती है और थाने पे तहरीर देती है। तहरीर देने के बाद पुलिस जो है आरोपी युवक को हिरासत में ले लेती है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ।
हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक कुमार भी बुलंदशहर से। अशोक, क्या चेंजेस आखिर लोगों में आ जाते थे जिससे ये पता चल जाता था कि इनका धर्म परिवर्तित हुआ है? परिजनों का कहना क्या कुछ है? आपने बातचीत की होगी उन लोगों से, क्या उनका कहना है कि ऐसे क्या चेंजेस नजर आते थे उन लोगों में? बिल्कुल, मेरी बात खुर्जा नगर के जो एक पीड़ित परिवार है उसके धर्म परिवर्तन जो हुआ है, नमीन नाम का जो युवक था अब्दुल अहमद बन चुका है, उसके परिवार के सदस्य से मेरी बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने बताया कि चेंजिंग ये थी कि लगातार वो नमाज पढ़ता था। नमाज पढ़ने के बाद में वो तमाम जितनी भी मुस्लिम की गाइडलाइंस होती थी परिवार में, नमाज पढ़ना, पांचों टाइम की नमाज पढ़ना उनको छुप छुप के पढ़ी जाती थी, जिसके चलते उनको भनक हुई। भनक होने के बाद में वो खुद उन्होंने पहले भी एक एप्लीकेशन खुर्जा नगर को दी थी, वो काफी साल पहले। अब जब उसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन उसके घर पर पहुंचता है, परिवार रजिस्टर पहुंचता है, तो तब पूरा नगर हुआ। वो अररिया क्षेत्र में छुप के रह रहा है युवक अभी भी, और उसने एक मुस्लिम लड़की के साथ में शादी कर ली है। परंतु कोटरी में रहकर जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोगों के संपर्क में जो आया था, पुलिस उस मामले को गंभीरता से इसको सीढ़ियां निकाली जा रही है, किस किस लोगों से इसकी बात होती थी और जिस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। एक जो मौलवी है वो दिल्ली में रहता है छुपकर, उसकी एक करीबन 20 से 30 मिनट लास्ट वीक उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिला है, तो तमाम उस पहलू पर जांच कर रही है। पर एसएसपी पूरी तरफ से गंभीरता से ले रहे हैं कि एसएसपी ने इस मामले में एक टीम बनाई गई है, जिसमें सीओ के नेतृत्व में इसमें टीम बनाई गई है, 2 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। पूरे मामले की इसकी सीढ़ियां निकाली जा रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं। अब देखना होगा बुलंदशहर में जिस तरीके के एक मामला प्रकाश में आया है, अभी जो खुर्जा नगर का जो मामला प्रकाश में आया है, दूसरा जो मामला है उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी कुछ ऐसे दस्तावेज नहीं निकले। बुलंदशहर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर रख दी है कि एसएसपी ने तमाम थाने प्रभारी को दिशा निर्देश दिए हैं। इस तरीके की कोई भी शिकायत आती है तो जिला प्रशासन और बुलंदशहर मुख्यालय पर सूचना दें, तत्काल इसमें कार्रवाई करें। जी ठीक है, नीलेश भी हमारे साथ बने हुए। नीलेश, क्या लगता है कि आखिर धर्म परिवर्तन की वैसे तो तमाम वजह है, चाहे जॉब का लालच कोई दे देता है या फिर ये कह देता है कि इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन क्या एक वजह ये भी है कि आसपास जब एक समुदाय के लोग रहने लगते हैं तो वो फोर्स करने लगते हैं उसी धर्म को अपनाने के लिए और ये मजबूरी हो जाती है लोगों की? देखिए, बिल्कुल अगर हम पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जितने लोगों का नाम अभी तक प्रकाश में आया है, करीब 1000 लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन इस्लामिक दावा सेंटर की तरफ से कराया गया है। ये वो तमाम लोग हैं जिनको किसी ना किसी तरीके की कोई समस्या थी, या तो किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, या तो कोई आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और सबसे हैरानी वाली बात है कि इस इस्लामिक दावा सेंटर ने मूक बधिर बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी जो है, जो मूक बधिर के एक्सपर्ट होते हैं, जो बच्चों को समझाने में माहिर होते हैं, उनका सहारा लिया गया, उनका भी धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके बाद इशारों में मूक बधिर बच्चों को समझाया गया कि इस्लाम ही सबसे बड़ा धर्म है और वो इस धर्म को अपनाएं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इतने एक्सपर्ट लोग उत्तर प्रदेश में कैसे पहुंचे? उत्तर प्रदेश के मूक बधिर जो बच्चे थे उनको कैसे टारगेट किया गया? कितने ऐसे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी दूसरे प्रदेशों में अब रह रहे हैं और इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से उनको इस्लाम धर्म को अपनाया गया है? तो देखने वाली बात यह होगी कि एटीएस लगातार पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। एटीएस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले पर निगरानी बरते हुए है। आने वाले दिनों में तमाम जगहों पर छापेमारी हो सकती है। रोहित मिश्रा भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए, एक सवाल उनसे ले लेती हूँ, आखिरी सवाल। रोहित मिश्रा, जैसे अलग अलग जिलों में हमने देखा कि मूक बधिर बच्चों को भी निशाना बनाया गया है, तो क्या रायबरेली में भी कोई जानकारी मिल रही है? क्या कोई आंकड़े अब तक सामने आ पाए हैं कि आखिर कितने बच्चे इसका शिकार हुए हैं? रायबरेली में मूक बधिर बच्चे ऐसे कोई सामने नहीं निकल के सामने आए, लेकिन जिस हिसाब से विधवा को जो है निशाना बनाया गया है, विधवा को पहले प्यार के झांसे में फंसाया जाता है और उसके बाद जो मुस्लिम युवक है वो अपने आप को जो है बउआ लोद बन जाता है और उसके बाद उसको प्यार के झांसे में फंसाकर उसके साथ विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद जब मामला खुलता है कि हाँ ये मुस्लिम है और मोहम्मद गब्बर इसका नाम है, तब जाके मामला जो प्रकाश में आता है, तब पीड़िता जो आरएसएस का सहारा लेती है और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचती है। थाने में जब ये मामला संज्ञान में आता है तो पुलिस अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर किस तरह से ये मामला प्रकाश में आया। फिर पुलिस जो आला अधिकारी तत्काल एक्शन मोड पे आते हैं और आरोपी को हिरासत में ले लेते हैं। फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने के काम जरूर कर दिया है। तो रायबरेली में अभी तक सिर्फ एक मामला इस तरह का सामने आया है।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हमारे साथ लगातार और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या लगता है मुकबधिर बच्चों का जो मामला सामने आ रहा है अब कि मुकबधिर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें शिकार बनाया जा रहा है और उनका धर्म बदला जा रहा है, क्या बुलंदशहर से कोई मामला अभी तक सामने आया है? फिलहाल अभी बच्चों का कोई मामला नहीं आया, परंतु अब मैं सवाल अब वही बता रहा था आपको कि पुलिस इस पूरे मामले की उसकी सीडीआर खंगाली जा रही है ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा सके, बच्चों को प्रबोधन नहीं दिया जाए, लॉब में उनको फंसाया ना जाए, कि ताकि वो नेक्सस किस तरीके का काम कर रहा है बुलंदशहर में, कि इसके अलावा किन किन लोगों के संपर्क में बुलंदशहर के इस लड़की के संपर्क में आए थे। नवीन जो नामक जो लड़का है जो अहमद बन चुका है, तो उसके संपर्क में कौन कौन लोग है उसकी सीडीआर निकाली जा रही है। ज्यादा देर बात किस लोगों से करी है, जो एक मौलवी है जो दिल्ली में छुपकर रह रहा है, उसका एक सीडीआर निकाली गई है। अब देखना होगा कि पुलिस उस पर क्या शिकंजा करती है। तो एटीएस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, पूरे मामले को नक्सस को तोड़ने के लिए बारीकी पहल से उसकी जांच कराई जा रही है। बुलंदशहर पुलिस भी पूरी तरीके से उसकी जांच कर रही है, परंतु अभी जिस तरीके से उसका बयान आया है, तो 8 साल पहले का ये घटनाक्रम है। अब 8 साल पहले घटनाक्रम होने के बाद उसमें कौन कौन इस लड़की के संपर्क में आए होंगे और पोटली में कितने लोग काम करते हैं। ये खुर्जा नगर एक उद्योगिक क्षेत्र कहलाया जाता है, उद्योग में बच्चे भी काम करते हैं, बुजुर्ग भी काम करते हैं और अन्य लोग भी काम करते हैं, लड़की भी काम करते हैं। तमाम उनको जांच की जा रही है, पोटली में उनका डाटा खंगाला जा रहा है कि इनका नाम क्या था, फोन नंबर क्या था, किन किन लोगों से संपर्क में आए। परंतु अभी एक ही केसेस निकलकर सामने आया है, जो पेंडिंग चल रहा है। अभी पुलिस उस पर नगर का जो मामला बुलंदशहर नगर का, उसमें परिवार वालों ने भी आरोप लगाए हैं, परंतु ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया क्योंकि परिवार वालों ने आरोप ये लगाए थे कि जो हमारा लड़का छुप छुप के नमाज पढ़ता था और कहीं गायब हो गया था, 10 से 15 दिन में आता था, कहीं वो नमाज में नहीं चला गया हो, नमाज में तो वहां नहीं चला गया हो। तमाम चीजों को पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस की तरफ से एसपी सिटी का जो बयान आया है उसमें ऐसे कोई भी चीज निकल कर नहीं आई है, परंतु जो खुर्जा का मामला वो क्लियर है, अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी ठीक है, नीलेश हमारे साथ बने हुए। नीलेश, एक आखिरी सवाल, एटीएस की टीम ने अभी तक 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस की तरफ से भी अब जांच पड़ताल की जा रही है, तो क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि 2 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अभी होना बाकी है? देखिए, बिल्कुल एटीएस के रडार पर लखनऊ की अगर हम बात करें तो करीब 7 लोग हैं जो जिन संस्था की हम बात कर रहे थे, अल हसन वेलफेयर एजुकेशन। तो उस संस्था में ये जो उमर गौतम है वो उपाध्यक्ष है, उसके अलावा जो सचिव हैं वो सदस्य हैं, अध्यक्ष इकबाल अहमद नदवी हैं। इन तमाम लोगों की पड़ताल एटीएस लगातार कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर उमर गौतम से इन लोगों के तार जुड़ते हैं और राजधानी से कोई और मामले निकलकर सामने आते हैं तो एटीएस इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर गैंगस्टर और एनएसए, उसके साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा मामला उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने ना आए। दूसरी बात, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा महिलाओं को निशाना बनाया गया है, क्योंकि महिलाएं जो लिस्ट न्यूज़ ऑन इंडिया के पास मौजूद है उसमें सबसे ज्यादा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाएं कि ये वो लिस्ट है जो न्यूज़ ऑन इंडिया लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, कि ये इसमें लखनऊ के लोग हैं, वाराणसी के लोग हैं, बुलंदशहर के लोग हैं, उसके अलावा प्रयागराज के लोग हैं, सहारनपुर के लोग हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है कि सबसे ज्यादा जो लोग इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने वाले हैं वो दिल्ली सेंट्रल के हैं। तो ये 100 लोगों की लिस्ट न्यूज़ ऑन इंडिया के पास लगातार मौजूद है, दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। और हम दिखा भी रहे हैं नीलेश दर्शकों को वो दस्तावेज जो न्यूज़ वन इंडिया के पास है, ताकि ये इन्हें बताया जाए कि आखिर कैसे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और हमारे जो दर्शक जो सुन रहे हैं, हम ये चाहते हैं, ये संदेश है हमारी तरफ से उनके लिए कि वो भी सतर्क रहे, सावधान रहें, क्योंकि धड़ल्ले से, क्योंकि धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है और ऐसे में कहीं आपके भी बच्चे शिकार ना हो जाए, आप खुद भी शिकार ना हो जाए, इस चीज को लेकर सावधान रहे। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।